गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है और हम लोग जान रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर क्लास 11th। क्रैश कोर्स का मतलब शॉर्ट में लेसन को कंप्लीट करना और उसमें उस लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने लायक उनको जान लेना है ना। तो अभी तक हमने क्रैश कोर्स का 3 वीडियो डाल चुका है। पहला वीडियो रिलेटेड टू यूनिट, दूसरा वीडियो रिलेटेड टू डायमेंशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तीसरे वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का लगभग 73 क्वेश्चंस को डाला है। तो हम बार बार कह रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था, इस बात का चर्चा किया था कि काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अगर उतने क्वेश्चन को कर जाते हैं तो आपको 11th पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। 12 में आप प्रमोट कर जाएंगे। 80% की गारंटी है असाइनमेंट से। किस्मत ठीक रहा तो 100%, लेकिन 100% की गारंटी नहीं देंगे। उतना क्वेश्चन कर जाइएगा, 70 to 80% आसानी से क्वेश्चन भिड़ जाएगा। आसानी से 70 to 80% आसानी से, ठीक है। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये आपका दूसरा चैप्टर है बच्चों क्रैश कोर्स का और आपके सिलेबस का भी। तो शुरू करें। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को जानने के लिए सबसे पहला टॉपिक है मोशन एंड रेस्ट। ये मोशन और रेस्ट है क्या? बहुत ही आसान सा। मोशन, फिजिक्स में मोशन इज ए कंसेप्ट। जैसे अभी हम यहां पर खड़े हैं और हमने आपसे पूछा कि बताइए हम रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं। आपको लगेगा सर कैसा अटपटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप रेस्ट में हैं और फिर भी कह रहे हैं कि बताइए हम रेस्ट में हैं कि मोशन में। हाँ भाई, हम यहाँ पर खड़े हैं और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए हम रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका जवाब है कि सर हम नहीं बता सकते हैं। क्यों सर, क्यों नहीं बता सकते हैं? फिर बताइए क्यों नहीं बता सकते हैं। तो मोशन बताने के लिए बच्चों हमको पहले ये जानना होगा क्या, सर किसके लिए, हु इज द रिफरेंस, हु इज द ऑब्जर्वर। बिना रिफरेंस, बिना ऑब्जर्वर के जाने हम किसी भी वस्तु के मोशन को नहीं जान सकते हैं। जैसे अगर हम खड़े हैं, आपने कह दिया कि सर आप रेस्ट में हैं, लेकिन तभी हमारा सवाल होगा कि अगर एक आदमी जो सूरज पर चढ़ा हुआ है वो हमको देख रहा है तो फिर उसके लिए तो हम गोल गोल घूमते नजर आएंगे, मोशन में आ जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? यस होगा, क्योंकि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है तो हम तो उसको गोल गोल घूमते हुए नजर आएंगे ना। तो फिर उसके लिए तो हम मोशन हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए, चूंकि आप हमको अपने बेंच पर बैठ करके देख रहे हैं, आप जहां बैठे हुए, हम यहाँ पर खड़े हैं, आप वहां बैठे हुए हैं, तो आपके लिए तो हम रेस्ट नजर आ रहे होंगे। हाँ, रेस्ट में हैं आपके लिए। तो फिर यहाँ आपके लिए ना हम रेस्ट हुए। आपके लिए हम रेस्ट हुए, लेकिन दूसरे के लिए मोशन भी हो सकते हैं। यानी एक ही वस्तु किसी के लिए रेस्ट हो सकता है, किसी के लिए मोशन हो सकता है, डिपेंड करेगा किसके लिए। तो ये जो किसके लिए की बात करते हैं ना, इट इज द ऑब्जर्वर, यही है ऑब्जर्वर। जिसके लिए मोशन की बात करेंगे, जिसके लिए मोशन की बात करेंगे, यही ऑब्जर्वर के नाम से जाना जाता है, या यही रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस के नाम से जाना जाएगा। तो मोशन को बताने के लिए हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को अगर बताना है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक ऑब्जर्वर भी होना चाहिए।
ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि हम रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं। चलिए, यानी कि मोशन का पहला लाइन क्या है? मोशन इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। सिर्फ वस्तु का हम नाम लेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि वस्तु बस, एक बस बताइए रेस्ट में है कि मोशन में है? एक बस चल रही है, बताइए रेस्ट में है कि मोशन में है? तो सर किसके लिए? बस के अंदर बैठे हुए आदमी के लिए कि बस के बाहर जो आदमी है उसके लिए? ऑब्जर्वर चाहिए ही चाहिए। बस के अंदर जो आदमी बैठा है ना, उसके लिए बस इज रेफर्ड एज इन रेस्ट। उसके लिए बस के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसके लिए बस जो है रेस्ट में माना जाएगा, लेकिन जो आदमी बाहर से देख रहा है बस को, उसके लिए बस मोशन में माना जाएगा। तो कहने का मतलब है बिना ऑब्जर्वर के हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जर्वर होगा तभी मोशन डिफाइन हो पाएगा। तो इसीलिए पहला लाइन है मोशन इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। अब मान लिया जाए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जर्वर भी है, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जर्वर भी है, तब फिर ये कैसे बता रहे थे? आप हमको अपने बेंच से देख रहे हैं, हम यहां खड़े हैं, फिर किस हिसाब से आपने कह दिया कि सर आप रेस्ट में हैं? एक आदमी जो सूरज से देख रहा था उसके लिए क्या हो रहा था कि हम मोशन में हो गए? हाँ, ये ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ऑब्जर्वर भी, लेकिन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर होने के बाद फिर कौन सा कंसेप्ट से आप बात कर रहे हैं कि आप रेस्ट में हुए सर, आप मोशन में हुए सर? तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर होने के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जेक्ट का, जैसे हम क्या कह रहे हैं, एक दोस्त, आप कोचिंग से निकले, आपको कहीं जाना है, दोस्त के साइकिल पर बैठे, आप पीछे, वो आगे सीट पर, आप कैरियर में, और दोस्त जा रहा है आपको लेकर के। बताइए कि दोनों दोस्त क्या हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? तो दोनों दोस्त एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। कोचिंग से जब निकले थे तो दोस्त आपका कैरियर पर बैठा, आप सीट पर बैठ के चला रहे थे, और जहां जाना था वहां पहुंचने के बाद भी दोस्तवा कैरियरे में बैठल रह गया और आप सीट पर बैठल रह गए। तो आप दोनों का आपस में पोजीशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कोचिंग के रिस्पेक्ट में आप मोशन में थे, कोचिंग जहां था वहीं रह गया और आप दोनों दोस्त जहां जाना था वहां चले गए। तो कोचिंग के रिस्पेक्ट में आपने मोशन किया, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आपका मोशन नहीं हुआ। दोनों दोस्त के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों दोस्त का पोजीशन कोचिंग के पास भी सेम था और जहां पहुंचे हैं वहां भी सेम था। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोशन इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। और ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर होने के बाद किस कंसेप्ट से हम लोग मोशन को पता करेंगे? तो अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, व्हेनेवर, अगला लाइन क्या कहता है? व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, whenever there is a change in the position of an object with respect to an observer, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे कि क्या? द ऑब्जेक्ट इज, then the object is said to be in motion with respect to observer। तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। एंड ऑल्सो द ऑब्जर्वर इज सेड टू बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जर्वर भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में कहा जाएगा। समझ में आया? तो ये है भैया मोशन का कंसेप्ट। सबसे पहली बात, मोशन होने के लिए
ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों है, तब मोशन कैसे है, तब मोशन होगा कि नहीं होगा इसका पता चलेगा अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कि नहीं हो रहा। अगर जैसे एक एग्जांपल, आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, बस चल रही है, बस के बगल में, आपके बगल में अगली सीट पर आप बैठे हैं, तो एक सीट में एक ही नहीं ना बैठिएगा, दो बैठिएगा। अब बताइए कि बगल वाले आदमी के लिए आप रेस्ट में है कि मोशन में है? अरे भैया बगल वाले आदमी के लिए सर हम रेस्ट में हैं, क्योंकि हम जहां बैठे थे हजारीबाग में, हजारीबाग में बैठे हुए हमारे बगल में बैठा, रांची पहुंच गए तो भी हमारे बगले में बैठा है, हम दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो हजारीबाग से रांची जाने के क्रम में हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में रहे, लेकिन जो दोस्तों आपको गाड़ी बैठाने आया था ना हजारीबाग, उसके लिए आप मोशन में हो गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हजारीबाग में छूट गया और आप रांची पहुंच गए, तो आपका मोशन हुआ तब ना आपका पोजीशन चेंज हुआ। समझ में आया? तो इस तरह से ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जर्वर भी है, तो मोशन का पता करेंगे हम लोग पोजीशन को देख करके कि पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यानी कि अगर पोजीशन चेंज हुआ तो मोशन हो गया, और जब मोशन हो गया तो अब यहां से शुरू होता है मोशन। मोशन आया समझ में? मोशन क्या है? It is a combined effect of object and observer. Whenever there is a change in the position of an object with respect to observer, then the object is said to be in motion, and the observer is also said to be in motion with respect to object, and the observer is said to be in motion with respect to observer. Okay? आइए अब अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो सेट टू बी इन रेस्ट, वही कर रहा है, अदरवाइज द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट। अब जब मोशन हो गया भाई, तो सबसे पहला चीज आएगा डिस्प्लेसमेंट। मोशन हो गया तो पोजीशन चेंज हो गया ना, और जब पोजीशन चेंज हुआ तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे भैया हिंदी में? विस्थापन। कुछ लोग हिंदी भी जानने का कोशिश करते हैं तो विस्थापन, विस्थापन को हिंदी में विस्थापने कहेंगे भाई, हिंदी ही है विस्थापन, अंग्रेजी है डिस्प्लेसमेंट, हिंदी है विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन, विस्थापन नहीं विस्थापन। अब ये है क्या इसको समझना, हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में रहिएगा ना तो फिजिक्स नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, तो बोल तो रहे हैं किसको? जब मोशन हुआ तो पोजीशन चेंज हुआ ना, तो देन द एक्चुअल चेंज इन द पोजीशन, हमारा पोजीशन कितना चेंज हुआ, इसी को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। द एक्चुअल चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कितना चेंज हुआ, इसी को कहा जाएगा क्या? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मान लिया जाए हम यहां से चले और ऐसे घूम फिर करके फिर यहीं पर आके खड़े हो जाएं, तो बताइए हमारा पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखिए कि आपका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है देन देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट। हम यहां से चले और घूम फिर करके इधर दाहिने तरफ आके खड़े हो गए, यहां पर 1 मीटर की दूरी पर, तो पोजीशन कितना चेंज हुआ? 1 मीटर। भले ऐसे घूम फिर करके आए हैं, जैसे यहां से समझिएगा, मान लिया जाए एक वस्तु है जो यहां ए से चला और यहां बी पर आया है, लेकिन बी पर वो ऐसे घूम करके आया, लेकिन उसका पोजीशन तो यही वाला ना, ए से बी चेंज हुआ, इतना ही ना चेंज हुआ भाई। तो जो एक्चुअल चेंज इन द पोजीशन हुआ है इसी को ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये वाला कहलाएगा, ये वाला नहीं कहलाएगा। भले आप ऐसे जा रहे हैं लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा देखा जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यानी एक्चुअल चेंज इन द पोजीशन, पोजीशन में वास्तव में कितना चेंज हो रहा है। ओके, एक्चुअल चेंज इन द पोजीशन। अब सर निकालेंगे कैसे? हम यहां से चले और यहां पर आ गए,
तो एक्चुअल चेंज तो इतना ही हुआ ना, तो इसीलिए कह रहा है मैथमेटिकली इट इज मेजर्ड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहां से चले हैं भैया और जहां पहुंचे हैं, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट को हम लोग एक वर्ड और लिख सकते हैं यहां पर ब्रैकेट में, स्ट्रेट डिस्टेंस, सीधा वाला, स्ट्रेट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहिए या स्ट्रेट डिस्टेंस कहिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, किनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट डिस्टेंस, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा वाला, स्ट्रेट वाला या शॉर्टेस्ट वाला। अब यहां पर एक बात समझिएगा, अगर हम यहां से ए से चले हैं और बी पर आए हैं भैया, कोई ऐसे घूम करके आया, ये दिस इज फर्स्ट पाथ, और कोई ऐसे घूम करके जा रहा है, दिस इज द सेकेंड पाथ, तो दोनों का तो रास्ता अलग अलग है ना, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ क्या? नहीं, अरे दोनों तो ए से चल के बी पर ही आया है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम चेंज हुआ, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो अगला लाइन वही है, पहले तो इसको डिस्टेंस कैसे मेजर होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पोजीशन दिया रहेगा तो x2 माइनस x1, जहां x2 क्या है, फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, और x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। ये है डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला। फाइनल पोजीशन माइनस, अरे 2 पर थे 8 पर गए, तो चेंज कितना हुआ पोजीशन, तो 8 माइनस 2, 6 का ही चेंज हुआ ना, तो वही है 8 माइनस 2, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और अगर पोजीशन नहीं दिया रहेगा तब फिर हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि एक डिस्टेंस है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अभी वही बात कर रहे थे, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, है ना, ये पाथ पर डिपेंड नहीं। हम किसी भी पाथ से ए से बी जाते हैं तो पोजीशन में हमारा चेंज ए और बी ही ना हुआ, ए से बी नहीं हुआ है, रास्ते से कोई मतलब नहीं है। यानी डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट जो है वस्तु के द्वारा फॉलो किए गए पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, फिर करेगा किस पर, तो डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, अच्छा एक लाइन इसमें छूट रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भाई? क्योंकि इसका डायरेक्शन होगा, हमारा पोजीशन किधर चेंज हुए तो पता चलेगा ना कि सर यहां से इधर आ गए, किधर, तो दाहिने तरफ, यहां से इधर आ गए तो किधर चेंज हुआ, बाईं तरफ। तो चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन मिल रहा है, और जिसका डायरेक्शन मिल जाएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आगे हालांकि एक लेसन पढ़ना है डिटेल से वेक्टर। अब आइए यहां पर अगला टर्म है डिस्टेंस। अगला टर्म है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी क्या, दूरी। डिस्टेंस यानी दूरी। अब ये दूरी क्या है भाई, है? दूरी किसको कह रहे हैं? अरे सर दूरी को दूरी कह रहे हैं, जनरली लोग स्टूडेंट यही डिफाइन करते हैं, सर दूरी को दूरी। अरे नहीं भाई, दूरी का भी अपना एक डिफिनेशन है, दूरी भी बताने का एक तरीका है, बताने का तरीका ही तो है डिफिनेशन। दूरी अगर पूछे कि दूरी क्या है, तो जब हम ए से बी गए हैं तो कोई ना कोई रास्ता अपनाए होंगे ना, उस रास्ते की कुल लंबाई को, जैसे हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस को समझिएगा। अगर हमको ए से बी जाना है, ध्यान दीजिएगा, ए से बी जाना है तो कोई ऐसे गया और कोई ऐसे घूम के गया, तो क्या होगा, दोनों का दूरी बराबर होगा क्या? नहीं ना, रास्ता अलग हो गया तो दूरी अलग। हाँ, पोजीशन दोनों का सेम चेंज हुआ, पोजीशन जो है दोनों का सेम चेंज हुआ, ए से बी शॉर्टेस्ट वाला, लेकिन पाथ तो अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, तो इनका डिस्टेंस भी, तो डिस्टेंस कहा ही जा रहा है, वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई। तो जो जिस रास्ते को तय करेगा
उस रास्ते की लंबाई को ही हम क्या कहेंगे, दूरी। अगर ए से बी जाना है, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया और कोई ऐसे घूम करके गया भाई गोल गोल ऐसे, तो तुम पहुंचा तो वो भी ए से बी ही है, लेकिन क्या उसका दूरी सेम है क्या? नहीं है सर, उसका दूरी ज्यादा है, क्योंकि उसका रास्ता का लंबाई ज्यादा है। तो दूरी क्या है? कोई भी वस्तु जिस रास्ते से होकर के चलता है उस रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। डिफिनेशन क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वस्तु जिस रास्ते को कवर करता है उस रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, इट इज डिनोटेड बाय एस और एक्स। डिस्टेंस को हम लोग एस से या एक्स से, तो एस है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं, इट इज पाथ लेंथ। एस इज द पाथ लेंथ। रास्ता जैसा भी होगा, गोल गोल होगा, सर्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, कैसा भी होगा। अब ये भी चूंकि एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला एल। इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, एक लाइन लिख लेते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए क्या? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अब कह रहा है कि डिस्टेंस की डिपेंड किस पर करेगा? तो डिस्टेंस बिटवीन टू डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिस्टेंस जो है वस्तु किस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आइए अब अगला टर्म आता है भाई वेलोसिटी एंड स्पीड। ये तो हम लोग अभी वेलोसिटी यानी क्या? वेग की बात करेंगे। वेग लिख दे रहे हिंदी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप लोग तो पढ़े ही है, जानते ही है, और हिंदी नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जानना चाहिए, है ना? हाँ, तो अब ये वेलोसिटी क्या है? ऐसा इसलिए हम बोले कि जानना चाहिए। कुछ लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, हिंदी में जान रहे होते हैं और इंग्लिश आ गया सर नहीं जान रहे, लेकिन वही हिंदी कह दीजिए फटाक से दिमाग में आता है, तो समझना आसान होता है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग, खासकर झारखंड के जितने भी लोग कॉलेज में नाम लिखाते हैं जैक बोर्ड से, लगभग 90% तो हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं और वो हिंदी से ही पढ़ के आए हुए होते हैं। तो हिंदी में अगर आप जान रहे हैं और हमने इंग्लिश वर्ड यूज किया वेलोसिटी नहीं पता चल रहा है, जैसे हमने कहा वेग, अरे उसके दिमाग में आ गया, अरे ये तो हम पढ़वे के थे, वेग इसको कहा जाता है, तो उसे उस समय क्या हो जाएगा ना, समझना आसान हो जाएगा। ओके, तो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं रहना है, लेकिन जान लेना बुरी बात नहीं है। क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हुए हैं तो जान लेने से क्या होता है, थोड़ा समझना आसान हो जाता है। अब ये वेलोसिटी है क्या है? वेलोसिटी क्या है तो बताइए ना। वेलोसिटी तो बहुत ही आसान सा चीज है। 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम, इकाई समय। एक से जैसे डिस्प्लेसमेंट किसको करें, चेंज इन पोजीशन। तो मान लिया 10 सेकेंड में हम 10 मीटर दूर गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर, लेकिन टाइम में तो 10 सेकेंड लगा ना, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, इसी को वेलोसिटी कहा गया। चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम या चेंज इन पोजीशन पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम कहिए या पर सेकेंड कहिए। देखिए क्या है डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और इन अदर वर्ड चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो रेट का भी मतलब वही है, पढ़े होंगे आप लोग या हमने पढ़ाया है। रेट का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। रेट का क्या मतलब है, पर यूनिट टाइम, इकाई समय। फिजिक्स में रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम। ओके, तो वही कह रहा है कि रेट, अगर रेट कहेंगे तो पर यूनिट टाइम नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेट का मतलब ही हो गया रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को हम लोग रेट ऑफ
डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं भाई। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या फिर चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आपका जो पोजीशन चेंज हो रहा है। अरे बोले तो कि अगर हमारा पोजीशन 10 मीटर चेंज हुआ और टाइम लग गया 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना, तो 1 सेकेंड का निकाल दीजिए। अब 1 सेकेंड का निकलता कैसे, यूनिटरी मेथड जानते हैं आप, 10 पेन का दाम 100 रुपया, तो 1 पेन का दाम 10 रुपया, कैसे डिवाइड कर दिए। तो ठीक उसी तरह से वेलोसिटी 10 मीटर गए हैं 10 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना जाएंगे, 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय यू या भी, तो चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, और चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर इसी को d/t भी लिख सकते हैं, और d को हम लोग x2 - x1/t भी लिख सकते हैं। ये देखिए इतना तरीके से लिखा जा सकता है। ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इतने तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो रहेगा, ठीक है, ये आपका हो गया वेलोसिटी। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर, टाइम के लिए सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, देखिए यहां पर लिख दिए हैं, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, डायमेंशनल फॉर्मूला इज LT-1। और वेलोसिटी है क्या, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आ जाइए एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज का मतलब क्या, एवरेज निकालने के लिए जो हमारा वेलोसिटी था, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था, उसके जगह में टोटल चेंज इन पोजीशन या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज क्या, इट इज द रेशियो। एवरेज कोई भी एवरेज नंबर आप लाते हैं, हिंदी मैथ इंग्लिश संस्कृत सब मिला करके आपका जो एवरेज आया वो क्या हुआ, रेशियो हुआ ना। तो ठीक उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन पोजीशन टू द टोटल टाइम। रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन पोजीशन टू द टोटल टाइम, कितना टोटल पोजीशन कितना चेंज हुआ और टोटल टाइम कितना लगा, इसके रेशियो को हम लोग नाम देते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो क्या फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी टोटल चेंज इन पोजीशन बाय टोटल टाइम। अब आ जाइए नेक्स्ट, अगला टर्म है स्पीड। तो जिस तरह से अभी आपको हमने बताया कि वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में कितना हो रहा है, उसी तरह से स्पीड क्या है, तो 1 सेकेंड में आपने डिस्टेंस कितना तय किया, दूरी कितना तय किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ना क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में वस्तु कितना दूरी तय करता है। स्पीड और वेलोसिटी में उतना ही अंतर है जितना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। हम यहां से चले और घूम फिर करके यहीं आ गए भैया, तो बताइए डिस्टेंस तय होगा, क्योंकि रास्ता का लंबाई कुछ ना कुछ तो होगा ना। लेकिन जब हम यहां से चल के यहीं आ गए तो पोजीशन चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज, डिस्प्लेसमेंट 0। देखिए मोशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। ठीक वही बात स्पीड और वेलोसिटी में है। स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। ओके, स्पीड निकालना होगा तो डिस्टेंस 1 सेकेंड में कितना तय किया गया, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को स्पीड कहेंगे, लेकिन वेलोसिटी निकालना होगा तो 1 सेकेंड में कितना विस्थापन हुआ, 1 सेकेंड में चेंज इन पोजीशन को हम लोग वेलोसिटी कहेंगे, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। एंड ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वही बात तो यहां पर है भैया, देखिए ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम,
वस्तु 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। ओके, तो स्पीड इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस, हमें या बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एकदम याद रख लीजिए। स्पीड यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ। एक दो बार देखिएगा ना वीडियो को, अगर नहीं समझ में आता है रिपीट कीजिएगा, जितना बार रिपीट कीजिएगा उतना बार कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, बाकी तो आप पढ़े लिखे हैं। रिपीटेशन जो है ना पढ़ाई में, रिपीटेशन, अगर किसी चीज को बार 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 रिपीट करते हैं तो वो उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, एक्स बाई टी। एक्स बाई टी यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, अब चूंकि ये डिस्टेंस बाय टाइम हो गया तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला LT - 1, और ये क्या होगा, चूंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड क्या है भाई, तो जिस तरह से एवरेज वेलोसिटी हुआ, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ था, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो जब भी एवरेज का बात होगा ना भाई तो रेशियो में ही आना होगा। तो एवरेज स्पीड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हो गया। ठीक है यहां तक? ओके, आइए नेक्स्ट। अब हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या जानेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके ग्राफ को जानेंगे, है ना? जैसे समझा जाए, इधर मान लिया जाए एक वस्तु मोशन शुरू किया, ये मान लिया जाए 100 मीटर का रेस है भाई। सौ मीटर का रेस है, ये 25-25 मीटर को हमने बांट दिया। ठीक, इस 25 मीटर को आप 4 सेकेंड में ट्रेवल कर जाते हैं। अगला 25 मीटर को थोड़ा और तेज दौड़ते हैं, 3 सेकेंड में ट्रेवल कर जाते हैं। अगला 25 मीटर को आप थकना शुरू किए तो 7-8 सेकेंड में तय करते हैं। लेकिन तब तक क्या देखते हैं, थक गए, लेकिन देखते हैं कि भाई पीछे वाला आगे निकल रहा है, तो बड़ा अपने एनर्जी को जमा किए और थोड़ा स्पीड बढ़ा करके 5 सेकेंड में दूरी तय कर लिए। टोटल टाइम कितना लगाया आपने भाई? 20 सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रेवल के 100 मीटर। लेकिन एक दूसरा बच्चा जो आप ही के साथ दौड़ रहा था, है ना, आप देखें वो कैसे दौड़ा। वो भी 25-25 मीटर का टारगेट लेके चला। वो भी 25-25 मीटर का टारगेट लेके चला, आप ही के जैसा। एक दो तीन हो गया, एक और
यहाँ 25, लेकिन वो पहला 25 मीटर को 5 सेकेंड में, फिर 5 सेकेंड में, फिर 5 सेकेंड में, फिर 5 सेकेंड में, और आप ही के साथ साथ वो 20 सेकेंड में, उसी को देख करके आप जोर लगा करके, लेकिन आप दोनों एक ही साथ पहुंचे, दोनों फर्स्ट आ गए। तो भाई इसका मोशन कैसा है और इसका मोशन कैसा है? तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्यों सर? क्योंकि देखिए वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है, हर 25 मीटर को 5 सेकेंड में, हर 25 मीटर को 5 सेकेंड में, हर 25 मीटर को 5 सेकेंड में। तो इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर कोई वस्तु, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करता है, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में अगर यहां हम वेलोसिटी निकालने कहे भाई, तो देखिए ना, हर 5 सेकेंड में उसका वेलोसिटी, यहां का वेलोसिटी 25/5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां का वेलोसिटी 25/5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सब जगह वेलोसिटी क्या था उसका? कांस्टेंट था, सेम था। तो यही बात है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल distances in equal times, then such type of motion is called uniform motion। क्या? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम्स। जब कोई वस्तु बराबर बराबर दूरी को बराबर बराबर समय में तय करता है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। आया समझ में? और जब मोशन यूनिफॉर्म हो रहा था तो वेलोसिटी कैसा था? देखिए ना, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे ग्राफ को जानते हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। फिर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जानने के बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उसके ग्राफ को जानेंगे, यानी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो देखा जाए ग्राफ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन जान लिए। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, और जब डिस्टेंस इक्वल रहा, टाइम इक्वल रहा, तो वेलोसिटी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम लोग पहुंचते हैं ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन में। ओके बच्चों, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन में तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमको ग्राफ जानना है, लेकिन मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन का सारा प्रॉपर्टी दिमाग में होना चाहिए। अभी जो पढ़े क्या क्या जाने? तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो पहला ग्राफ जो हम लोग जानने जा रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। अब देखिए, तो ग्राफ खींचने के लिए एक तरफ डिस्प्लेसमेंट यानी इधर पोजीशन भी लिख सकते हैं, इधर हम लोग पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन, और इधर हमारा टाइम है। तो अगर हम टाइम को 1-1 सेकेंड ले लेते हैं और इधर पोजीशन को 10-10 मीटर का ले लेते हैं, पोजीशन जो है मीटर में 10-10 मीटर, तो अगर हम कहे कि 1 सेकेंड में हमारा पोजीशन जो है 10 मीटर पर है, तो फिर दूसरा सेकेंड में कितना होगा? तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम का बात हो रहा है, तो दूसरा सेकेंड में सर 10 से 20 मीटर जाएंगे, दूसरा सेकेंड में 10 से 20 मीटर जाएंगे ना। फिर तीसरा सेकेंड में कहां जाएंगे सर? तो तीसरा सेकेंड में सर 30 मीटर जाएंगे। इस तरह से इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आपका ग्राफ, अभी सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो देखिए आपका ग्राफ ऐसा रहा है, स्ट्रेट लाइन। कैसा आया ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। लेकिन कैसा? स्ट्रेट लाइन कैसा? तो सर टाइम एक्सिस पर झुका हुआ। ये जो हमारा टाइम एक्सिस है, इस पर क्या है? ये झुका हुआ है। तो मेकिंग ए स्लोप विथ द टाइम एक्सिस। इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे, स्ट्रेट लाइन तो कहेंगे, बट मेकिंग ए स्लोप, ढाल बनाता हुआ, झुका हुआ, मेकिंग ए स्लोप विथ द टाइम एक्सिस।
तो ग्राफ में हम लोग दो बातों को जानने की कोशिश करते हैं बच्चों, कि ग्राफ कैसा होगा और फिर उस ग्राफ से हमको क्या मिलेगा। ग्राफ कैसा होगा और इस ग्राफ से क्या मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन मेकिंग ए स्लोप, पहला चीज। अब बताइए, तो अगर x और t पता है तो x बाई टी कर देंगे तो वेलोसिटी नहीं मिल जाएगा। x बाई टी करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। अब यहां पर इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे भाई x बाई टी, तो अगर इस ग्राफ में हम लोग x बाई टी करेंगे, ये x हो गया, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इधर ही ना है, और ये हमारा टाइम हो गया, तो x बाई टी अगर करेंगे तो यहां से ये जो स्लोप यानी एंगल, जो जितना एंगल से झुका हुआ है, तो यहां से अगर हम लोग टेन थीटा लेते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x बाई टी, और x बाई टी इक्वल टू वेलोसिटी। देखिए हो रहा है क्या, यानी कि इस ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं, इन वेलोसिटी निकालने के लिए क्या निकालना होगा ग्राफ का, टेन थीटा, और इस टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप का नाम देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट में, y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, और ये स्लोप किसके बराबर होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप कहते हैं। तो इस ग्राफ का ये जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, स्लोप यानी टेन थीटा क्या दे रहा है, v का वैल्यू दे रहा है टेन थीटा इक्वल टू होगा ना जी p बाई बी, तो p यानी x बाई बी यानी कि t, x बाई टी, और x बाई टी यानी वेलोसिटी। ठीक है, अब इसी बात को यहां पर देखिए लिख देते हैं। पहला चीज, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसा, मेकिंग ए स्लोप विथ द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पर स्लोप बनाता हुआ, झुका हुआ। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, द स्लोप यानी टेन थीटा ऑफ द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा यानी टेन थीटा होगा, ये इस वस्तु का वेलोसिटी को बताएगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में दो बात याद रखेंगे बच्चों, पहला यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन मेकिंग ए स्लोप, और इस पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, तो वेलोसिटी मिलेगा, और ये वेलोसिटी कैसे मिलेगा, टेन थीटा यानी स्लोप। कभी कभी आता है द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स, नीचे में चार ऑप्शन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, नन ऑफ दिस, इस तरह से। तो याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन का जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, आइए आगे। अब आते हैं दूसरा, यूनिफॉर्म मोशन का ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम वीटी ग्राफ कहेंगे। अब यहां पर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन हुआ था, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम तो हुआ था, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का क्या हुआ था, तो सर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था, क्योंकि हर 5 सेकेंड में अगर 20 मीटर जा रहे हैं तो हमेशा वेलोसिटी हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। पहला 5 सेकेंड में भी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ था, अगर हम लोग इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे थे, ये 25 मीटर 5 सेकेंड, 25 मीटर 5 सेकेंड, 25 मीटर 5 सेकेंड, 25 मीटर 5 सेकेंड, तो क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा वेलोसिटी हमेशा क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया। उसी चीज को ग्राफ से दिखा देना है कि अगर यहां पर t1 टाइम में हमारा वेलोसिटी कुछ भी है, v है, तो t2 टाइम में भी सर वेलोसिटी v ही रहेगा, t3 टाइम में भी सर वेलोसिटी v ही रहेगा ना। तो जब सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो देखिए ग्राफ ऐसा आएगा, यानी कि वेलोसिटी सेम रहेगा, वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो यानी कांस्टेंट रहेगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो खाली टाइम बढ़ेगा, यानी कि जो ग्राफ आएगा, देखिए स्ट्रेट लाइन फिर से आ रहा है, लेकिन कैसा स्ट्रेट लाइन, टाइम बढ़ते हुए है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी टाइम के पैरेलल।
तो पहला चीज क्या सीखे हम, क्या बोले कि जब भी ग्राफ पढ़ते हैं दो चीजों को जानते हैं। पहला चीज ग्राफ कैसा होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन हुआ, लेकिन कैसा स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी न बढ़ेगा ना घटेगा, तो फिर वो क्या होगा, एक ही जितना 10 है तो हमेशा 10 ही रहेगा, खाली टाइम जो है बढ़ेगा 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड, और वेलोसिटी 10 का 10 का 10 का 10 का 10 का आगे बढ़ते रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अरे आप लोग बहुत समझदार है, मस्त हैं, समझ में तो आता है आप लोग को, लेकिन पढ़ते नहीं है इसीलिए भूल जाते हैं। लेकिन अब एग्जाम टाइम है ना, तो एग्जाम टाइम में तो पढ़ना होगा, नहीं पढ़िएगा तो अब तो फिर काम ही नहीं चल पाएगा। इसलिए वीडियो को मन लगा करके देखिए, सारा कुछ इसमें डाला हुआ है शॉर्ट में, एक एक बार खाली आप देख लीजिएगा ना, फिर क्वेश्चन आपका आप देखे होंगे फर्स्ट लेसन का, फर्स्ट लेसन में वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन बनाना कितना आसान हो गया था। ठीक उसी तरह से यहां पर भी वीडियो को देख करके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा। आइए, अब पहला चीज तो जान लिए कि VT ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब ये VT ग्राफ से मिलेगा क्या, तो सोचिए ना, अब V और T दिया हुआ है तो क्या मिलेगा जी, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा, V इंटू T डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, V इंटू T वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहे डिस्टेंस। तो अगर यही VT ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो डिस्टेंस लिखेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब कैसे निकलेगा सर, तो V इंटू टी, मान लिया जाए हम बोल रहे 3 सेकेंड का डिस्टेंस निकालिए, 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा ये टाइम हो गया 3 सेकेंड, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है V इंटू टी। तो अगर V इंटू टी करेंगे तो इस ग्राफ का एरिया निकल जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू V इंटू टी, और V इंटू टी यानी एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ हो रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी ग्राफ रहेगा उसका एरिया निकाल देना होगा। यानी कि अब देखिए, आइए कंसेप्ट की बात, अगर यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसका VT ग्राफ पूछे, तो VT ग्राफ होगा कैसा, तो सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब VT ग्राफ से मिलेगा क्या, तो सर VT ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, कैसे, तो सर ग्राफ का एरिया निकाल करके, जैसा भी ग्राफ आएगा उसका एरिया निकाल देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। लेकिन अगर यही VT ग्राफ की जगह स्पीड टाइम ग्राफ दिया रहेगा तब बच्चों, तो सर उस समय भी हमारा डिस्प्लेसमेंट न निकल करके उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो उस समय आपका VT ग्राफ न देकर के स्पीड टाइम ग्राफ दिया रहेगा। ओके, चलिए, तो अभी यही बात, दोनों बात यहां लिखा हुआ है, द VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखिए यही ना बात आया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दूसरा, द एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या ऑब्लिक में डिस्टेंस क्यों लिखा गया है, समझ में आ रहा है, जब ये VT ग्राफ ना बोल करके स्पीड टाइम ग्राफ दिया रहेगा, तो गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे मिलेगा, एरिया अंडर द VT ग्राफ से। VT ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस का वैल्यू। ओके, चलिए आइए अब आते हैं, हमारा मोशन शुरू है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है भाई, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो अभी तो आपको कल समझाए थे, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। आप दौड़ रहे थे ना, दौड़ रहे थे कैसे, आपको कल बताए कि अगर इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग समय में तय कर रहे हैं, कभी 25 मीटर को 5 सेकंड में, कभी 25 मीटर को 7 सेकंड में, कभी 25 मीटर को 3 सेकंड में, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड। अभी तो थोड़ा देर पहले बताए ना यहां पर, जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे। ओके, तो कह रहा है क्या, यहीं पर तो आपको समझाए थे ना यूनिफॉर्म मोशन में। चलिए देखा जाए, तो इसका डिफिनेशन देखा जाए क्या कह रहा है। आइए,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वस्तु बराबर बराबर दूरी को अलग अलग समय में तय करता है देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति, क्या कहते हैं इसको? असमान, नाम से ही है असमान। असमान यानी अलग अलग, गति हमेशा क्या रह रहा है? अलग अलग रह रहा है। कब होगा ऐसा? तो जब बराबर बराबर दूरी को अलग अलग समय में तय किया जाएगा। ठीक है, अब बताइए, तो जब हमारा बराबर बराबर दूरी को अलग अलग समय में तय कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगा? सर हमेशा अलग अलग होगा। कभी 20 मीटर जाने में 5 सेकंड लगाए तो हमारा वेलोसिटी कितना हो गया जी? 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन 20 मीटर जाने में 5 सेकंड लगा दिए तो हमारा वेलोसिटी क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। कभी 5, कभी 4 और कभी कुछ। तो ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूअसली। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दौरान वस्तु का जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो जब वेलोसिटी चेंज होता है तो इसी को कहा जाता है क्या? एक्सेलरेटेड मोशन। जब वेलोसिटी चेंज होता है तो इसको क्या कहते हैं? तो हम लिख सकते हैं सो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि यहां से देखिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी शुरू हो रहा है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये एक्सेलरेशन का पहचान कैसे करेंगे। तो अभी जैसा कि डिफिनेशन कह रहा है कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब अगर हम बराबर बराबर दूरी को अलग अलग समय में तय करते हैं तब इस तरह के मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी जहां पर हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। यानी कि एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का डिफिनेशन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन अब कितना एक्सेलरेशन? ठीक है, एक्सेलरेशन को पहचानेंगे कैसे? जब हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। जो वेलोसिटी चेंज हो रहा हो यानी कि हमारा मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो फिर हमारे में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? तो एक्सेलरेशन का क्या मेजर करने का क्या तरीका है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है। और अभी आपको जब हम वेलोसिटी पढ़ा रहे थे उस समय रेट का मतलब बताए थे। रेट, वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। तो ठीक उसी तरह से एक्सेलरेशन भी रेट है। रेट का मतलब 1 सेकेंड में आपका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या बोल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में आपका वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, यहां से एक्सेलरेशन का मान निकलेगा। चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कहिए या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्योंकि रेट का मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम। रेट का क्या मतलब है? पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, तो इन अदर वर्ड्स क्या दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इन अदर वर्ड्स द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू। यहां पर v क्या भाई? चेंज निकालना है। तो अभी हमारा वेलोसिटी 10 है, बदल के 15 हो गया, तो चेंज कितना हुआ? 15 माइनस 10, तो वही है v यानी यहां पर क्या है? फाइनल वेलोसिटी। चेंज निकालने के लिए क्या करना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा ना। और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये है। तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो चूंकि वेलोसिटी बाई टाइम है तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और अरे भाई
वेलोसिटी बाई टाइम है, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड मिलकर के क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 2 है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT माइनस 2 हो जाएगा। बस वही चीज यहां लिखा हुआ है कि SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 2। ठीक है, और चूंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, सो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब आइए फिर से वही बात, एवरेज एक्सेलरेशन, यानी यहां से अब हम लोग एक्सेलरेशन के टाइप्स को देखेंगे। तो एक्सेलरेशन 3-4 तरह के होते हैं। कौन कौन, पहला एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज का मतलब क्या, रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। तो क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में टोटल कितना चेंज हुआ और उतना चेंज होने में कितना टाइम लगा, इसके रेशियो को कहा जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका रिटार्डेशन, और इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिखेंगे, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन रहते हैं। रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन का ही टाइप ही तो पढ़ रहे हैं। तो रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही है। कैसा एक्सेलरेशन सर, तो चलिए देखा जाए। हम कह रहे हैं आप बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, अब मान लिया जाए यहां पर आपका स्पीड है क्या, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आगे आपको एक ठोकर नजर आता है, ब्रेकर। तो क्या करेंगे भाई, ब्रेकर आ रहा है तो क्या गाड़ी को उड़ा देंगे, नहीं ना, अब ब्रेक लगाएंगे। गाड़ी को अब उड़ाएंगे नहीं ना, ब्रेकर देख करके, ठोकर देख करके आपको ब्रेक लगाना होगा। मान लीजिए बड़ा ठोकर है, अरे सर हम लोग तो छोटा मोटा ठोकर में नहीं लगाते हैं ब्रेक, मान लीजिए बड़ा ठोकर है, अब तो लगाना ही पड़ेगा। तो मान एग्जाम, ये इसको सोचने वाली बात है, थेथरोलॉजी नहीं करना है कि अरे सर हम लोग ब्रेकर में नहीं रुकते हैं। अरे भाई एक कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। तो जब ब्रेकर को आप देखेंगे ना, तो हमको वहां ब्रेक लगाना होगा। ठीक है, अब जब ब्रेक लगाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, 20 से 40 हो जाएगा, नहीं ना, घटेगा। तो मान लिया जाए आपका वेलोसिटी यहां 5 सेकेंड में घटा, 5 सेकेंड में वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 सेकेंड में घटा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 सेकेंड में घटा हो गया यहां 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आसानी से आप धीरे से ब्रेकर को पार किए, मान लीजिए। ठीक है, तो अगर हम कहे कि यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो, देखिए तो यहां एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो सर 20 से 15 हुआ, तो वेलोसिटी चेंज हुआ ना, है? तो चेंज इन वेलोसिटी को ही तो एक्सेलरेशन कह रहे हैं। ऐसे थोड़ा है कि कह रहा है कि नहीं बढ़ेगा तभी खाली एक्सेलरेशन होगा। अरे भैया, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज चाहे बढ़े चाहे घटे, चेंज तो हो रहा है, यानी यहां पर एक्सेलरेशन हुआ। 20 से 15 हुआ यानी एक्सेलरेशन हुआ, 20 से 15 हुआ यानी चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अब कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, फाइनल वेलोसिटी। तो 15 माइनस 20 बटा में टाइम हो गया 5, तो 15 माइनस 20 सर -5 बटा 5, यानी कि देखिए ना -1 आ गया। हाँ, -1 आ गया, क्योंकि यहां पर हमारा जो वेलोसिटी है चेंज तो हो रहा है, लेकिन घटते क्रम में जब वेलोसिटी चेंज होता है ना, तो इसीलिए इसका नाम है रिटार्डेशन, या इसको दूसरे एक और नाम देते हैं डीसेलेरेशन। एक्सेलरेशन नहीं, क्या नाम है इसका, डीसेलेरेशन। डिसेलरेशन हिंदी में कहा जाएगा मंदन, मदन नहीं, मंदन। ये समझिएगा क्यों, क्योंकि यहां वेलोसिटी मंद हो रहा है, मंद होना यानी घटना। तो यही इसका डेफिनेशन भी है बच्चों। क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, when the velocity of an object कैसा चेंज करे, चेंज तो एक्सेलरेशन है तो भाई चेंज करेगा, लेकिन अगर चेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है,
देन सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। आया समझ में? तो फॉर्मूला इसका भी वही रहेगा, रिटार्डेशन को ए से ही दिखाएंगे लेकिन v माइनस यू बाई टी, लेकिन जब यहां पर v माइनस यू बाई टी करेंगे ना तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा? निगेटिव। एक्सेलरेशन का निगेटिव आना ही रिटार्डेशन कहलाता है। वेलोसिटी का घटना, चेंज हो रहा है लेकिन कैसा चेंज? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चेंज इन वेलोसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ए का जो मान होगा वो क्या होगा? निगेटिव, माइनस में आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन विथ निगेटिव मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड रिटार्डेशन। एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसका मान, मैग्नीट्यूड निगेटिव आ जाए तो वो हमारा क्या हुआ? रिटार्डेशन हुआ। एक्सेलरेशन विथ निगेटिव मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, चलिए अब आ जाइए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सारा कंसेप्ट याद रखेंगे, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा, है ना? अब थोड़ा सा रह गया और ग्राफ के बाद इक्वेशन, इक्वेशन के बाद चलिए देखते हैं ना, देखते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा लेकिन क्या कीजिएगा, मटेरियल तो सारा जानिएगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा बच्चों। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इक्वली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए नाम है यूनिफॉर्म, कैसा भाई? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल यहां और एक एग्जांपल यहां लेते हैं आपके लिए। मान लिया जाए यहां पर आपने शुरू किया, यहां पर आपने शुरू किया मोशन, यहां पर 0 से शुरू किया आपने, 0 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद आपका वेलोसिटी बढ़ के हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर 5 सेकेंड के बाद आपका वेलोसिटी हो जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। फिर 5 सेकेंड के बाद आपका वेलोसिटी हो जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। फिर 5 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा? तो सर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। बराबर बराबर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी आप 0 से शुरू किए, 0 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन 5 सेकेंड में यहां पर जो पहला वेलोसिटी है, ठीक है, 2 ही चेंज हुआ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगला 5 सेकेंड में यहां पर हो जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला 5 सेकेंड में यहां पर हो जा रहा है भैया 8 मीटर पर सेकेंड। अगला 5 सेकेंड में कितना होगा बता सकते हैं? तो सर नहीं बता सकते। काहे नहीं बता सकते भाई? तो सर कोई पैटर्न नहीं है। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं। अब यहां पर अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए, यहां पर किसी भी समय का एक्सेलरेशन निकालिए ना, पहला 5 सेकंड का निकालिए, दूसरा 5 सेकंड का, तीसरा 5 सेकंड का, चौथा 5 सेकंड का, किसी भी समय का एक्सेलरेशन निकालिए ना आप, आपको पता चल जाएगा। यहां पर अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो यहां का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा जी? 2 माइनस 0/5 v माइनस यू बाई टी, यानी 0.4। यहाँ बीच वाले 5 का निकालिए तो यहाँ पर सर 6 माइनस 4/5 यानी 2/5। यहां भी है सर 2/5। सब जगह एक्सेलरेशन क्या है? एक समान है। तो इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? तो सर किसको कहेंगे? नहीं समझ में आया, डिफाइन कैसे करेंगे बताइए ना। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, चूंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज करेगा। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज करेगा ना, लेकिन वेलोसिटी कैसा चेंज करेगा? इक्वली। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, यानी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इक्वली इन इक्वल टाइम। और जब वेलोसिटी चेंज करेगा लेकिन अलग अलग इन इक्वल टाइम। चलिए देखा जाए डेफिनेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्या कह रहा है? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर किसी वस्तु का वेलोसिटी चेंज करे, लेकिन कैसे चेंज करे? इक्वली, बराबर बराबर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल समय में, बराबर बराबर समय में, देन सच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, लेकिन वही नीचे वाला, अच्छा, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। ही तो सिंपल से बात है, नाम ही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है सर, लेकिन कैसा चेंज हो रहा है? इक्वल इक्वल चेंज हो रहा है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तभी तो बताए दूसरा एग्जांपल लेकर के। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा था? तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बच्चों हमारा जो वेलोसिटी था वो चेंज तो हो रहा था, लेकिन अलग अलग। कभी 5 सेकंड में 2 चेंज हुआ, तो कभी 5 सेकंड में 5 चेंज हुआ, कभी 5 सेकंड में 1 चेंज हुआ। तो कह रहा है क्या? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। जब किसी वस्तु का वेलोसिटी कैसा चेंज करे? अनइक्वली चेंज करे। वेलोसिटी कैसा चेंज करे? अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चूंकि एक्सेलरेशन जहां भी देखिए ना, एक्सेलरेशन शब्द जहां भी आएगा तो भैया वहां चेंज इन वेलोसिटी तो बताना होगा। एक्सेलरेशन शब्द जहां भी आएगा तो वहां चेंज इन वेलोसिटी बताना पड़ेगा। लेकिन वेलोसिटी कैसा चेंज हो? अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो देन रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी बराबर बराबर चेंज हो बराबर बराबर समय में देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी अलग अलग चेंज हो, अनइक्वली चेंज हो इक्वल टाइम में, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसा चेंज हो रहा है उसके आधार पर इसका टाइप्स है। ओके, चलिए हो गया। तो अब हमको कुछ ग्राफ जानना है, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ग्राफ क्या? हमको सारा कुछ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ जानते हैं, तो यहां पर भी 2 ग्राफ जानेंगे, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और दूसरा होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखा जाए बच्चों, चलिए देखा जाए। तो पहला क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या होगा भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा बताइए तो। तो अभी तो जाने सर कि चूंकि हमारा मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। बराबर बराबर समय में वेलोसिटी बराबर बराबर चेंज करेगा तो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फिर सर इसका VT ग्राफ कैसा होगा? तो वेलोसिटी तो चेंज करेगा, 1 सेकेंड में 4 चेंज हुआ तो फिर दूसरा सेकेंड में 8 चेंज होगा, फिर तीसरा सेकेंड में 12 में जाएगा। यानी पहला सेकेंड में 4, दूसरा सेकेंड में 8, तीसरा सेकेंड में 12। तो सारा ग्राफ, सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो देखिए ग्राफ कैसा आया भाई? फिर से स्ट्रेट लाइन आया। यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का VT ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन कैसा स्ट्रेट लाइन? मेकिंग ए स्लोप। किसके साथ स्लोप? चूंकि दोनों बढ़ रहा है ना, टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। टाइम, अच्छा अगर वेलोसिटी घटता तब रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होता सर? तो रिटार्डेशन का ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप आता, ऐसा ना, डिक्रीजिंग स्लोप घटता हुआ। एक्सेलरेटिंग ग्राफ इंक्रीजिंग स्लोप। ध्यान रखेंगे। अगर यहां पर क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी, तो वही तो कह रहे हैं बराबर बराबर। यहां पर वेलोसिटी क्या हुआ भाई? वेलोसिटी बराबर बराबर घट रहा है। देखिए ना, बराबर बराबर घट रहा है। ठीक है, तो बराबर बराबर घटाइए, यहां से घटा, यहां से घटा, यहां से घटा, यहां से घटा। इक्वल इक्वल टाइम में बराबर बराबर घट रहा है, इक्वल इक्वल टाइम में बराबर बराबर बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म यानी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर बराबर घटेगा चाहे बराबर बराबर बढ़ेगा।
तो जब बराबर बराबर घटेगा बढ़ेगा, तो अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, और अगर घट रहा है तो स्लोपिंग डाउन। ग्राफ क्या होगा? स्लोपिंग डाउन। ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग ए स्लोप विथ टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ ये क्या बनाएगा? एक स्लोप बनाएगा, झुकता हुआ। अब ये स्लोप जो है इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी। अगर एक्सेलरेटिंग ग्राफ होगा तो इंक्रीजिंग स्लोप, और अगर रिटार्डिंग ग्राफ होगा, डिसेलरेटिंग ग्राफ होगा तो डिक्रीजिंग स्लोप। ओके, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा ताकि क्वेश्चन जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो ये सब बहुत यूज होगा। आइए अब इस स्लोप, अब VT ग्राफ से क्या मिलेगा भाई? तो सर VT ग्राफ, चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो V/T इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो V/T, तो सर V/T यानी tan थीटा, यहां से चेंज इन वेलोसिटी V/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू V/T एंड V/T इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो क्या कह रहा है? यानी कि हम कह सकते हैं फिर से यहां पर कि अगर VT ग्राफ दिया रहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तब उसका जो स्लोप होगा, चाहे इंक्रीजिंग स्लोप हो चाहे डिक्रीजिंग स्लोप हो, स्लोप जो है वो क्या देगा? स्लोप यानी tan थीटा क्या देगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो बस यही हम क्या बोल रहे हैं, बार बार अभी आपको पहले भी बताए कि ग्राफ से दो बात सीखते हैं। क्या क्या? ग्राफ कैसा होगा और उस ग्राफ से क्या मिलेगा। तो ग्राफ कैसा है भाई? तो सर स्ट्रेट लाइन मेकिंग ए स्लोप, और ग्राफ से मिलेगा क्या? तो सर VT ग्राफ है और एक्सेलरेटेड मोशन है, तो V/T इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो V/T यानी tan थीटा, यानी कि सर इस ग्राफ से हम लोगों को एक्सेलरेशन मिलेगा। ग्राफ से क्या मिलेगा? VT ग्राफ से एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे? तो सर स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी tan थीटा ऑफ द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ, यानी कि लिख दिए पहला लाइन, द graph for uniformly accelerated motion is a straight line making a slope with time axis, और दूसरी बात the slope यानी tan theta of the graph gives the value of acceleration of the particle। ग्राफ का जो स्लोप होगा, tan theta होगा, वो पार्टिकल के एक्सेलरेशन को बताएगा। ओके, अब आ जाइए दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म रहेगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, यानी T1 टाइम में एक्सेलरेशन A, T2 टाइम में भी एक्सेलरेशन A, T3 टाइम में भी एक्सेलरेशन A होगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा? सबको मिला दीजिए, यहां भी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। लेकिन यहां पर जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो कैसा स्ट्रेट लाइन? तो एक्सेलरेशन तो बढ़ ही नहीं रहा है, खाली टाइम बढ़ रहा है, यानी टाइम के पैरेलल एक्सेलरेशन चलता चला जाएगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, अच्छा अब A और T दिया रहेगा तो क्या मिलेगा भाई? A इज इक्वल टू V/T। V यानी कि क्या? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहां A और T पता है, तो भैया देखिए ना, A इंटू T कर देंगे तो चेंज इन A इंटू T। क्यों? क्योंकि A और T पता है ना यहां पर। तो जब इंटू करेंगे तो फिर से देखिए तो वही बात आ जाएगा, ये A हो गया, ये T हो गया, इनको इंटू करेंगे तो एरिया, यानी एरिया जो है क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू देगा। एरिया A इंटू T यानी एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो जब A इंटू T करेंगे तो इस ग्राफ का एरिया ही ना निकलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर ग्राफ का एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। बस यही बात तो हो। तो क्या दो बात क्या क्या? AT ग्राफ कैसा होगा? तो सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। AT ग्राफ से मिलेगा क्या? चेंज इन वेलोसिटी। कैसे? एरिया ऑफ द ग्राफ। बस क्या हो जाएगा देखिए, द AT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये तो बताए अभी आपको, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, और इस ग्राफ से मिलेगा क्या? तो कह रहा है द एरिया अंडर AT ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एरिया अंडर AT ग्राफ। AT ग्राफ का जो एरिया होगा क्या देगा? वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
वस्तु का वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है उतना टाइम में, t1 टाइम में, t2 टाइम में। तो t1 टाइम में बोलेगा तो t1 टाइम तक का एरिया, यहीं तक का एरिया निकाल देंगे। t2 टाइम में वेलोसिटी कितना हुआ तो t2 टाइम तक का एरिया निकालेंगे। जिस टाइम का कहेगा उतना दूर का एरिया निकाल देंगे, वहां से हमारा चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। क्या जानेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग जान रहे हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक साल पूछा है क्वेश्चन कि ये जो तीन इक्वेशन है ये किस तरह के मोशन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये जो तीनों इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल होगा। यानी कि ये तीनों इक्वेशन को हम तभी लगा पाएंगे जब हमारा मोशन क्या हो, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हो, यानी वस्तु यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन से चल रहा हो। तब उस स्थिति में ये तीन इक्वेशन, पहला क्या है v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन को हम लोग गति का समीकरण फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का नाम देते हैं। और ये तीनों इक्वेशन को कब, पहला इक्वेशन को कब यूज किया जाएगा? फाइनल वेलोसिटी जब निकालना हो और इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हो। क्या निकालने के लिए? फाइनल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, लेकिन कब? जब इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हो। दूसरा इक्वेशन है कि दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कब लगाएंगे सर? s यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना, और क्या क्या दिया हो? इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन निकालना हो, ये दिया रहे, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो दूसरा इक्वेशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज किया जाएगा। और अगर फिर फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर निकालना हो, जब इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम ना दे करके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, तब हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे। यहां पर सारा टर्म क्या है? तो u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t टाइम और s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब हम लोग इसी इक्वेशन को अंडर ग्रेविटी, अगर वस्तु मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा हो, मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसी को हम लोग फ्री फॉल भी कहेंगे। फ्री फॉल यानी कि वस्तु जो है फ्री, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, फ्री गिर रहा है। फ्री गिर रहा है यानी अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा है, बाहरी बल, सिर्फ एक ही बल काम कर रहा है। कौन सा? ग्रेविटी का। अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी यानी स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ वस्तु, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटी तो लग ही रहा है ना। ओके, तो इस स्थिति में करना कुछ नहीं है। इस स्थिति में जो हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन में जो एक्सेलरेशन a लेते थे, अंडर ग्रेविटी मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो इस स्थिति में जो a है वो g यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन का मान चेंज होता था, कभी 1.6, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी कुछ, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन निकालने या बताने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स है 9.8। वस्तु ऊपर फेंके चाहे वस्तु को नीचे फेंके, है ना, वो एक्सेलरेशन, यानी अगर वस्तु ऊपर नीचे मूव कर रहा है, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो वहां पर एक चीज हमको हमेशा से पता रहेगा और वो है एक्सेलरेशन, जिसको कि हम लोग नाम देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये और आसान है। अरे हॉरिजॉन्टल मोशन में तो हम लोगों को ए निकालना पड़ता था, यहां तो ए पता ही रहेगा। ठीक है,
तो हमारा जो अब यहां पर दो केस होगा, वस्तु को ऊपर फेंका जाए या वस्तु को नीचे गिराया जाए। तो वस्तु को जब ऊपर फेंकेंगे, वस्तु को जब ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, तो जिस समय हाथ से छूटेगा ना उस समय वेलोसिटी ज्यादा होगा, और जैसे 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 ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है। यानी सर यहाँ एक्सेलरेशन तो लग रहा है, हाथ से छूटने के बाद तो अंडर ग्रेविटी ही मूव कर रहा है ना, लेकिन ये एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होगा ना भाई, हाथ से छोड़ेगा, जिसमें हाथ से फेंको उसमें उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो क्या और ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ते रहेगा, तो घटेगा ना, और एक समय ऐसा आ गया कि आके रुक जाएगा। तो जहां पर रुकेगा ये उसका मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट यानी यहां रुक गया यानी यहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। मैक्सिमम हाइट किसको कहेंगे, जहां तक जाने के बाद और ऊपर नहीं जाए, और ऊपर नहीं जाए यानी रुक जाए यानी वहां का वेलोसिटी 0। याद रखेंगे, मैक्सिमम हाइट यानी वहां से और ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर नहीं जाएगा यानी वहां का वेलोसिटी क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस में, रिटार्डेशन। इसीलिए यहां पर दो केस पढ़ेंगे। पहला केस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड में तो ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। तो जितना भी इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी के जगह में माइनस जी टी, एस यानी एच, इसको हाइट कहेंगे ना, तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2g एच, एच यानी एस भी बोल सकते हैं। अच्छा, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड, तो जब इसको वस्तु को छोड़ा जाएगा नीचे, तो नीचे ये 0 से शुरू करेगा। जब इसको छोड़े है भाई, फेंके नहीं ना है, तो 0 से ना स्टार्ट होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा यानी एक्सेलरेशन हो रहा है। तब उस केस में ए जो है प्लस जी लिया जाएगा, और तब हमारा इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एच हो जाएगा। ओके, तो इन सभी इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इक्वेशन को याद रखेंगे, और ये सारे इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लागू होंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर कोई वस्तु सीधा सीधा गिर रहा है तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक वस्तु को ऊपर फेंके हैं तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन के रूप में होगा। अब बस थोड़ा सा रह गया बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, nवां सेकेंड में। अब ये nवां सेकेंड क्या है, nवां यानी एक खास समय। जैसे हम कह रहे हैं, अगर यहां पर 10 लोग बैठे हुए हैं और हमने सबको नंबर दिया, किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, किसी को 4 नंबर, इस तरह से सबको 10 नंबर तक दिया। अगर हम कहते हैं कि 5 स्टूडेंट बाहर आइए, तो कितने लोग बाहर आएंगे, 5 लोग बाहर आएंगे, 5 लोग बाहर आएंगे ना। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं 5वां स्टूडेंट बाहर आइए, तो 5वां में क्या 5 लोग आएंगे, नहीं, सिर्फ वही आएगा जिसको 5वां नंबर मिला हुआ है। तो ये मतलब है 5 स्टूडेंट और 5वां स्टूडेंट में, 5 स्टूडेंट यानी कोई भी 5, और 5वां स्टूडेंट का मतलब क्या, सिर्फ एक जिसको 5वां मिला है। तो इसीलिए यहां पर हमको डिस्टेंस निकालना है nth सेकेंड का, nवां सेकेंड का। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नीचे जो टाइम को 10 सेकेंड, और ऊपर 0 से शुरू किए 2 मीटर 6 मीटर 7 मीटर 18 मीटर 21 मीटर 25 मीटर 29 मीटर 31 मीटर, और यहां आ गया 37 मीटर, और ये 40 मीटर, ये जो है मीटर में है। अगर हम आपसे कहें कि 6 सेकेंड में कितना दूरी, तो 6 सेकेंड यानी ये वाला 6, तो कितना दूरी, ये 25 मीटर। लेकिन अगर कहे छठा सेकेंड में कितना दूरी, तो भाई ये छठा सेकेंड है कौन, तो छठा कब शुरू होगा, 5 के कंप्लीट होने के बाद और 6 तक। यानी कि ये जो है 5 से 6 के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इट इज द 6th सेकेंड। ऐसे बताइए ना, 10वां क्लास आपका कब शुरू हुआ था, 9 खत्म होने के बाद ना,
यानी 9 के बाद और 10 तक, जब तक आप 10 में पढ़े, 10वां का एग्जाम हुआ तब तक वो 10वां क्लास था। 10 के बाद तो 11 हो गया, 10 के बाद तो 11 का गिनती शुरू हुआ ना। 10वां कब तक चला? तो 9 से 10 के बीच में, 9 क्लास के 9 लास्ट के बाद 10 तक, 9 से 10 जो 1 साल का समय था वो 10वां क्लास था। छठा क्लास कब शुरू होगा? तो 5 खत्म होने के बाद और छठा एग्जाम होने तक, छठा तक। तो वही चीज है यहां पर भी। चौथा सेकेंड, तो चौथा कब शुरू होगा भाई? तीसरा के बाद और 4 तक। ये दिस इज द, ये 3 से 4, ये जो 3 से 4 है, ये जो 3 से जो 4 है, इट इज द 4th सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो यही है 10 सेकेंड और 10 सेकेंड यानी टोटल 1 से 10, और 10वां सेकेंड कौन? 9 से 10 के बीच ये वाला जो समय है, इट इज द 10th सेकेंड। ये आपका क्या है? 10th सेकेंड है। समझ में आ रहा है? ये हमारा 10वां सेकेंड हुआ। अब अगर कहे कि 10 सेकेंड में कितना दूरी, तो भाई 10 सेकेंड में 40 मीटर, लेकिन 10वां सेकेंड में, तो 10वां सेकेंड यानी यही ना है सर, 37 से 40 यानी 3 मीटर। 10वां सेकेंड में 3 मीटर कैसे निकला भाई? 3 मीटर कैसे आया? तो सर 40 में से 37 को घटा दिए। जैसे यहां पर देखिए 4th सेकेंड में कितना दूरी हुआ भाई? 4 सेकेंड में कितना? तो सर 4 सेकेंड में 18, लेकिन 4th सेकेंड में कौन हुआ? तो सर 7 से 18 इतना ही ना। तो कैसे निकलेगा? S4 अगर निकालना हो तो 18 माइनस 7 यानी कि 11 लिख सकते हैं। तो S4 कैसे निकला? 18 क्या था? डिस्टेंस इन, ये 18 क्या था? 18 क्या है भाई? 18 डिस्टेंस इन 4 सेकेंड माइनस 7 क्या था? डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। यानी S4 निकालने के लिए S4 में से S3 घटाया गया। उसी तरह से S अगर 10th निकालना हो तो क्या करना होगा? S10 में से उससे एक पहले वाला S9 घटा दिए, यानी SNth का क्या फॉर्मूला मिल रहा है देखिए ना। अगर 10वां का निकालना है तो 10 में से उससे एक पहले वाला दूरी घटा देंगे। चौथा का निकालना है, 4th सेकेंड का निकालना है तो S4 में से 3 यानी SNth निकालना है तो SN में से SN-1 घटा दिया जाएगा, तो SNth निकल जाएगा। तो जब यहां पर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया गया भाई, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये मेन फॉर्मूला SNth इक्वल टू U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत सारा क्वेश्चन को ये सॉल्व करेगा। ये सिर्फ न्यूमेरिकल का टॉपिक है, लेकिन हाँ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। नीचे 3-4 ऑप्शन में दिया रहेगा, एक ऑप्शन ये भी रहेगा। तो फॉर्मूला तो कम से कम याद करके जाइए, 2-4 क्वेश्चन फॉर्मूला रिलेटेड रहेगा, पकड़ा जाएगा। ओके, आइए अब लास्ट टॉपिक हमारा आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब? इंस्टेंटेनियस यानी क्षणिक, एक खास समय, बहुत छोटे समय के लिए खास। तो इसका डिफिनेशन वही कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर, खास समय, जैसे 10 सेकेंड और 10वां सेकेंड। खास कौन है? 10 सेकेंड खास है कि 10? तो 10वां सेकेंड ना। 10 सेकेंड तो कोई भी 1 से 10 पूरा 10 सेकेंड 1 से 10, लेकिन 10वां सेकेंड यानी वो खास, सिर्फ वो लास्ट वाला 1 सेकेंड का बात हो रहा। तो किसी खास समय में जब वेलोसिटी कह देगा फाइंड द वेलोसिटी इन 10 सेकेंड और फाइंड द वेलोसिटी एट 10 सेकेंड, तो इन 10 सेकेंड यानी टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जहां पर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया रहेगा तो वहां एवरेज निकलेगा, लेकिन जहां पर एक खास समय दिया रहेगा वहां इंस्टेंटेनियस निकलेगा। फाइंड द वेलोसिटी एट 10 सेकेंड, 10वें सेकेंड पर, तो यानी खास हुआ ना। हमको 10वां सेकेंड में ना तो 9 से मतलब है ना 11 से मतलब, सिर्फ 10वां से मतलब है।
इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। और इसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx बाई dt, डिफरेंशिएशन करना होगा। अब डिफरेंशिएशन जानते हैं, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, हालांकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा वहां हिंट करेंगे कैसे डिफरेंशिएशन होगा। अब जहां पर x क्या है पोजीशन और t क्या है टाइम, एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको हम करके दिखाएंगे। ओके, अब सेम चीज है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी खास समय में। अब खास समय को पहचानना अभी तो बता रहे हैं, खास समय को पहचानना आसान है। 10 सेकेंड में वेलोसिटी 10, अंग्रेजी में कैसे लिखा हुआ रहेगा, फाइंड द वेलोसिटी इन 10 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वेलोसिटी निकालिए और 10वें सेकेंड में वेलोसिटी निकालिए, है ना। तो इसको हम लोग चूंकि न्यूमेरिकल है तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला देखिए, सब इंस्टेंटेनियस को समझिए, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स बाई टी। लेकिन अगर कंडीशन वेरिएबल दिया रहे तो इसी v को निकालेंगे हम लोग dx बाई dt, तब यहां पर इंस्टेंटेनियस ऐसे निकलेगा। वेरिएबल कंडीशन, अच्छा इंस्टेंटेनियस के लिए कंडीशन वेरिएबल दिया रहेगा, x इज ए फंक्शन, यहां पर x क्या दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा। ठीक उसी तरह से यहां पर a इंस्टेंटेनियस, तो a का फॉर्मूला क्या होता है जी v बाई टी, लेकिन वेरिएबल कंडीशन दिया रहेगा तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा dv बाई टी। यहां पर जो v है इट इज ए फंक्शन ऑफ t। ठीक उसी तरह से यहां पर जो x होगा, x इज ए फंक्शन, x नॉट f, here x is a function of t, फंक्शन ऑफ t दिया रहेगा और कह देगा कि 2 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इस अगर फंक्शन के टर्म में देकर के और खास समय देकर के वेलोसिटी निकालने बोल रहा है तो वहां पर इंस्टेंटेनियस निकलेगा और डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक उसी तरह से अगर वेलोसिटी एक फंक्शन के रूप में, फंक्शन ऑफ t यानी v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इस तरह से दिया है और कह रहा है कि वेलोसिटी 2 सेकेंड में निकालिए। अब कैसे निकलेगा भाई, फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। ठीक उसी तरह से यहां पर x कोई फंक्शन दिया हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 6 या 7। अब कह रहा है कि इसका जब x दिया हुआ है इतना तो उसका वेलोसिटी निकालिए 5 सेकेंड में, फाइंड द वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। तो जहां एट कह दिया तो डिफरेंशिएशन करके हमको क्या करना होगा, इंस्टेंटेनियस निकालना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कह देगा फाइंड द वेलोसिटी इन 0 to 5 सेकेंड, तो फिर x2 माइनस x1 बाई टी करके एवरेज निकालना होगा। तो ये कंसेप्ट है इंस्टेंटेनियस और एवरेज का। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये था आपका बच्चों मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट थ्योरी, एक वीडियो में। मन लगा कि थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन पूरा लेसन भी तो है, ये भी तो बात है। आप घर में बैठिएगा तो दिन रात 4-5 दिन लग जाएगा नोट्स पढ़ने में, लेकिन अगर वीडियो देखते हैं तो 1 से 1.5 घंटा में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, होगा ना तब। ठीक है, तो 1.5 से पौने 2 घंटा का ये वीडियो है। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्जाम। ये सारा क्वेश्चन जिस तरह से फर्स्ट चैप्टर का हमने क्वेश्चन भेजा उसी तरह से ये सारा क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये देख रहे हैं 2022 में, 23 में, सब 22 में, 23 में, 20 में देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, इट्स माई गारंटी 100%। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो देखते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप थ्योरी को कम से कम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ा हुआ रहेगा ना तो क्वेश्चन सारा समझ में आएगा। 2-4 क्वेश्चन अगर इधर उधर चेंज भी करता है तो टेंशन नहीं है, वो आपसे हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव के वीडियो को देख रहे हैं तो फिर ABCD आपको समझना होगा, और कैसे हो रहा है इसके लिए तो थ्योरी पर फिर से आना ही पड़ेगा। ओके,
और फिर से वही बात, अपनी रगली, अपनी डफली, अपना राग, क्या अपनी डफली अपना राग। कि भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। इसी के साथ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।